हेलो गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हर्ष प्रताप पर और आपके अपने प्यारे से एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा उड़ान सफलता की पर। मैं आजकल देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे आईपीएल में बिजी हैं। मैं ही क्या सभी देख रहा हूं कि आईपीएल में ड्रीम 11 की टीम बनाने में वो कम से कम 1 घंटे का एनालिसिस करते हैं। एक दिन पहले से एनालिसिस करने लगते हैं। उनके दिमाग में चलने लगता है यार कल मैं किन प्लेयर्स को लूँ और मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ। तो मैं आपको बता दूं, आप वहां से तो करोड़पति नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं 2024 में क्वालिफाई करने का, तो सर यहां पर 6-7 साल नौकरी करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस भ्रम को, इस हेलुसिनेशन को दूर करें कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। हम टीचर्स भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारा भी एक ग्रुप है जो हम लोग बहुत सारे लोग मिल करके ड्रीम 11 की टीम बनाया करते थे कुछ साल पहले, लेकिन किसी की टीम बनी ही नहीं, कोई जीता ही नहीं, कोई करोड़पति बना ही नहीं। वही भ्रम आपके अंदर बन गया है। इतना इंटरेस्ट आप दिखा रहे हो उसमें कि आज रातों रात मैं टीम बनाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, और अल्टीमेटली आपको वही पैसा मिलता है जो आप लगाते हैं 49 रुपीज, और कभी कभी आप वो भी हार जाते हैं। तो ये जो एडिक्शन है, ये जो आपके अंदर एक हेलुसिनेशन है रातों रात करोड़पति बनने का, इसको अवॉइड करो। अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीयू को टारगेट करते हो तो सर गवर्नमेंट जॉब पा करके आप 6-7 साल नौकरी करके करोड़पति बन सकते हैं और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन में क्या होने वाला है। आज के इस सेशन में सीएचएसएल 2023 का मैं कंप्लीट सेट लेकर के आया हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैंने सिलेक्शन लिया था वही ट्रिक आपको भी अपनानी है और आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब हमारे साथ इस सेशन में बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिएगा अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आपने अभी तक मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा उड़ान सफलता की, ये लोगो है मेरे एप्लीकेशन का, आप पहचान लीजिएगा। यहां पर फीचर्स क्या क्या हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। बच्चों को लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं, क्लास नोट्स मिलती हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7678381218। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर सीधा मुझसे बात करेगा, ठीक है। आइए डियर आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं क्या है आपके लिए। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स डियर जो भी यहां पर हैं। ये जो क्लास अब आपकी शुरू हुई है यूट्यूब पर, ये रिलेटेड टू सीएचएसएल और सीपीओ, सामने एग्जाम है 80 डेज बाद। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इस सेट मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूं वो 10 मार्च 2023 का है। जो पिछले साल एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। एसएससी सीएचएसएल 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चंस का फाड़ू सॉल्यूशन, लेटेस्ट क्वेश्चंस का फाड़ू सॉल्यूशन बाई हर्ष प्रताप सर। कैसे सर? मैंने खुद सीएचएसएल क्वालिफाई किया हुआ है, प्री प्लस मेंस, मैंने टाइपिंग छोड़ दिया था, उसके बाद टीचिंग लाइन में मैं आ गया था। ये मेरा रोल नंबर है, अगर किसी को कोई डाउट है कभी भी गूगल पे जाकर के वो सर्च कर सकता है, राइट। तो ये मेरे बारे में एक लिटिल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब आते हैं सीधे धमाकेदार सेशन पर, और पेन कॉपी लेकर के बैठना अगर सचमुच में तुमको सिलेक्शन लेना है तो। आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए सभी बच्चे। चलिए गाइस, तो ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है गैलीवेंट, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है गैलीवेंट, और आपसे पूछा है इसका सिनोनिम बताइए, इसका सिनोनिम बताइए। सेम मीनिंग का मतलब सिनोनिम्स, ऑपोजिट एंटोनिम्स। ऑप्शंस मिएंडर, ब्रेव, ग्रेव, गाल। बताएंगे कौन सा बच्चा? देखो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सीरियसली इस बात को समझना कि सर ये एक न्यू वर्ड है, ये रिपीटेड वर्ड में से नहीं है। अब गैलीवेंट मतलब क्या होता है? गैलीवेंट मतलब होता है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टू एंजॉय फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस आप लिख सकते हैं कॉपी में, टू एंजॉय फ्रॉम, लिखिए एक बार, टू एंजॉय फ्रॉम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, टू एंजॉय फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सबसे पहले तो इसको लिखिए, फिर मैं आपको याद कराता हूं। टू एंजॉय फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपने पढ़ तो लिया, आप भूल भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। कैसे? देखो एक टेक्निक बना सकते हैं। गैलीवेंट में ये क्या लिखा है स्टार्टिंग में? GALLI। बचपन में बहुत गलियों में तुम घूमते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर,
कभी इस गली में कभी उस गली में, तो याद करो एंजॉय करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो गली से याद रखना, गैलीवेंट, गैली से। तो गैलीवेंट मतलब होता है एंजॉय करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना, राइट। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे यहां पर ऑप्शंस थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ब्रेव मतलब तो साहसी होता है, करेज, ये तो सबको पता होता है। ब्रेव मतलब क्या होता है? ब्रेव मतलब होता है डियर करेज, साहसी, ठीक है। और ग्रेव मतलब तो कब्र होता है, सबको पता है। अब एक वर्ड है यहां पर सिर्फ गाल, इसको पढ़ो जरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स और एसएससी का माइंडसेट एग्जामिनर का, उसने दिया गैलीवेंट, बहुत सारे बच्चे गाल लगा देंगे, गलत हो जाएगा। गाल मतलब क्या होता है? रूड बिहेवियर। क्या होता है डियर? रूड बिहेवियर। गाल मतलब क्या होता है डियर? रूड बिहेवियर। कैसे याद करोगे इसको? भूल भी सकते हो आप। देखो गाल से ऐसे याद रखना, गाली, गाल से गाली, एब्यूज करना, रूड बिहेवियर होना, ठीक है, ऐसे याद रखना। गाल मतलब रूड बिहेवियर होना। तो ये तीन ऑप्शन तो सर कंप्लीटली आउट है, ये तीन ऑप्शन तो कंप्लीटली आउट है, राइट। ये तीन ऑप्शन कंप्लीटली आउट हैं, आप इसको टिक नहीं कर सकते हो। एक ही ऑप्शन बचा, मिएंडर की तरफ आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मिएंडर का मतलब होता है मुड़ाव, ऐसे मुड़ते हुए जाना, ठीक है, डन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें मजबूरी में ए ऑप्शन टिक करना पड़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन पावर, राइट। तो अब एक तरफ एक जगह से वांडरिंग होता ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो वांडरिंग राइट आंसर होता, बट ऑप्शन में तो इन तीनों को एलिमिनेट कर लिए, तो हमें एक टिक करना है। मेंडर मतलब मुड़ाव होता है, तो भाई एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे तो एग्जामिनर की मानना है तो यार मुड़ाव आ सकता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडर, राइट। अब देखो इस पर आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो, इस पर आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो, ठीक है। इस पर आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, दे spend their retired life gallivanting। ये देखो एक वर्ब है गैलीवेंट, एक वर्ब है gallivanting around the Himalayas, gallivanting around the Himalayas। अब मतलब समझना, अगर आपको मीनिंग पता चल गई सर, मतलब तो कोई भी बता लेगा। अगर आपको मीनिंग पता चल गई तो सर मतलब तो कोई भी स्टूडेंट बता सकता है हमारा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट सारे सुपर डुपर रैंकर होते हैं। मतलब समझो जो मैंने यहां पर लिखा है, मैंने लिखा दे स्पेंड देयर रिटायर्ड लाइफ गैलीवेंटिंग अराउंड द हिमालयाज। कि उन्होंने अपना जो रिटायर्ड लाइफ है उन्होंने किस पर खर्च किया था डियर? उन्होंने घूमने फिरने में, किसके अराउंड? हिमालयाज के अराउंड। तो ऐसे याद रखना, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, करेक्ट। और याद कैसे रखोगे? गली गली में भटकते रहते थे तुम, एक जगह से दूसरी जगह। तो अल्टीमेटली पहले क्वेश्चन का 2 नंबर आपके पॉकेट में जा चुका है, और मेरे शेर इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस स्टेटमेंट को जरूर अपने कॉपी में लिख लेना, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, राइट। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? वेरी गुड। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है भाई। आओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखना। ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेसेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट। कह रहा है सर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको कौन रिप्लेस कर सकता है इन चारों ऑप्शन में? अगर कोई एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट हिट कर दो। हार्डली हैड द न्यूज लीक आउट दैट माई टेलीफोन स्टार्टेड रिंगिंग। जब मैं बेसिक क्लास लेता हूं, चाहे अपने एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर या फिर यूट्यूब क्लास में, मैंने हमेशा बताया है कि एसएससी का रिश्तेदार, एसएससी का फूफा, एसएससी का मामा कौन लगता है? इंग्लिश में एसएससी के फूफा मामा आप इन लोगों को बोल सकते हो, हैज को, हैव को, हैड को। इनके यूजेस बहुत कराता है वो, और इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स की क्वालिटी होती है। इनको बोलते क्या है बेटा हम बेसिक में? इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पे लिखा हुआ है हैड। क्या हैड के बाद आपको जो ये वर्ब दिख रहा है, वर्ब लीक वर्ब होता है, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन है? नहीं है, मतलब इसमें गलती है। गलती है तो ये आंसर नहीं हो सकता, पहली चीज। अब एक बार आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? नो सूनर हैड द न्यूज लीक्ड आउट दैट। अब बेटा समझना, एक टॉपिक होता है कंजंक्शन।
जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता भी होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो आज जान लें। नो सूनर का जो कंजंक्शन पेयर होता है ना बेटा, नो सूनर का जो कंजंक्शन पेयर होता है वो देन होता है। क्या होता है? देन होता है। जैसे आपको पता है ना, आइदर का पेयर क्या होता है? और होता है। नाइदर का पेयर क्या होता है? नॉर होता है। उसी तरीके से हार्डली स्कार्सली का पेयर क्या होता है? व्हेन या बिफोर। तो भाई यहां पर तो नो सूनर के साथ यहां पे तो देन लिखा ही नहीं है, मतलब ये भी कट हो गया आपका। यहां पर आओ, देखो नो सूनर के साथ देन तो लिखा है, ये देखो ध्यान से, नो सूनर के साथ देन तो लिखा हुआ है, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर मेंशन है। क्या बेटा? यहां पर हेल्पिंग वर्ब मेंशन है डिड। मैंने कुछ देर पहले बताया था ये तीनों हेल्पिंग वर्ब एसएससी के फूफा हैं, और तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो एसएससी के मामा हैं, इनके बहुत यूजेस कराता है वो। डू, डज, डिड, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म रखते हैं? फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? जी नहीं, यहां पर V2 लिखा हुआ है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो एक ऑप्शन आपके पास राइट आंसर बचता है, वो है फर्स्ट। इसी को बोलते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। या तो आप सीधे जाओ या फिर आप बाय ऑप्शंस भी आंसर को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां पे तो हार्डली लिखा है, ये कट हो गया। अब आंसर जो फर्स्ट सही हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है नो सूनर, और नो सूनर के साथ पेयर देखो क्या लिखा हुआ है? देन, करेक्ट। और यहां पे हैड लिखा है, और हैड के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसा क्यों होता है? क्यों स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही हुआ? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, थ्योरी पोर्शन कॉपी में लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, देखो ध्यान से, क्यों होता है, कैसे होता है, अब आप समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कभी भी मेरे लाल, अगर कभी भी अगर आपको सेंटेंस किन से शुरू होता दिखाई दे, कभी भी सेंटेंस आपको नो सूनर से शुरू होता दिखाई दे, राइट, और इसका पेयर तो आपको सेंटेंस में देखना ही देखना है, इसका पेयर तो आपको सेंटेंस में देखना ही देखना है, इसका होना जरूरी है, क्योंकि बिना पेयर के इंग्लिश अधूरी होती है बेटा। जब भी कभी आपको देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिखे, देन के बाद बेटा आपको क्या दिखे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इन दोनों के बीच हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये जो बीच में टेंस होता है ना बेटा, ये जो बीच में टेंस होता है, ये इन्वर्जन लेता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा, ये इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट के, पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, इसीलिए हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा था, सब्जेक्ट बाद में आ रहा था। एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ध्यान से देखेंगे, दूसरी कंडीशन होती है बेटा, अगर सेंटेंस किससे शुरू हो, अगर सेंटेंस आपका नो सूनर से शुरू हो, तो पेयर तो मेरे शेर ये तो है ही, डन है, डन, देन, पेयर तो देन होगा ही होगा। अगर देन के बाद आपने क्या देखा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो बीच में एक और केस आ सकता है। वो केस क्या होता है मेरे लाल? पास्ट इंडेफिनिट, राइट, पास्ट इंडेफिनिट। और ये भी क्या होगा? ये वाला भी सर इन्वर्जन में होगा। आप बोलोगे सर इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और व्हाई वी यूज इन्वर्जन? इन्वर्जन इज यूज्ड टू एम्फसाइज द सेंटेंस, सेंटेंस को जोर देने के लिए। एंड इन्वर्जन हम वहीं पे लगाते हैं जब सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है। ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगा आगे एडवर्ब में, बट अभी आप क्या जान लें, ये नो सूनर का पेयर आपको चेक करना होता है, देन हर जगह होता है बेटा, राइट। और इन दोनों के बीच में आप टेंसेस चेक कर लो, यहां पर भी चेक कर लो, और इन्वर्जन अप्लाई करना आपको आना चाहिए। सिमिलरली हार्डली और स्कार्सली में सिर्फ एक होता है कि अगर हार्डली स्कार्सली से शुरू होगा तो पेयर व्हेन होता है, या फिर बिफोर, और उसके बीच में पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। ये ग्रामर के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो हर कॉम्पिटिटर को, हर रैंकर को पता होता है। ठीक है बेटा, डन, बहुत बढ़िया, कॉपी में नोट कर लेना। और अब क्यों ऐसा हुआ था, आंसर नंबर 1 क्यों सही हुआ था, उसके पीछे का लॉजिक यही था, करेक्ट। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत प्यारा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बहुत प्यारा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस। चलो देखो, एक बार स्क्रीन पर नजरें सबकी होनी चाहिए। देखो बेटा, ये होता है नरेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई होगी। चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है?
माई मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम मीटिंग योर फादर टुडे। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। कभी कभी एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट देता है और डायरेक्ट बनाना होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थ्योरी पोर्शन जिसको पता होता है आराम से कर लेता है। आइए समझते हैं। देखिए बेटा, माई मदर सेड, ये जो सेड होता है ना, कभी कभी आप देखोगे से आता है, कभी सेज, कभी सेड, कब टेल में बदलता है, कब टोल्ड में बदलता है, सब एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर बताता हूं। करेक्ट। अब देखो यहां पर बताने जा रहा हूं। सेड को बेटा हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं मेरे लाल? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, हमें टर्म पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब सेड आपको दिखता है तो सेड का सेड होता है, कभी चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय। तो माई मदर सेड, देखो यहां पर माई मदर है, यहां पर द मदर अपने आप से मनमानी कर रहा है, गलत हो गया ना। यहां पर माई मदर है, यहां पर भी माई मदर, यहां पर भी माई मदर, यहां पर सेड है, यहां पर सेज लिखा हुआ है। तो आपने कभी भी पास्ट का प्रेजेंट में नहीं कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज होती है। ठीक है, अगर सेड हो तो ये गलत हो गया। यहां पर भी सेड है, यहां पर भी सेड है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, यानी कि फुल स्टॉप का होता है, तो हम वी रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बाय दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं दैट से। किससे बेटा? दैट से। दैट देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब उसके बाद ये है आई। आई, आई क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, समझने की कोशिश करिएगा। ये होता है आपका 1, ये 2, ये 3, ये सन। नरेशन में ये रूल बहुत हेल्प करता है, 4 नंबर लेने में बहुत हेल्पफुल होता है। क्या? 1 2 3 सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, एन मतलब नो चेंज। तो बेटा जो ये आई होता है ये फर्स्ट पर्सन में आता है। किसमें? फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये जो चेंज करोगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? माई मदर। और माई मदर क्या होती है? फीमेल, सिंगुलर, शी। यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? टेंस को चेक करो। टेंस क्या है ये देखो, एम मीटिंग। एम किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट टेंस की। V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बेटा एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, कॉपी में नोट कर लेना। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सब रिपोर्टेड स्पीच है बेटा। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा यानी कि सेड होगा तो अंदर के टेंस को हम चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहां पर शी है तो वॉज यहां पर भी है। शी के साथ कभी वर नहीं आता है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये V1 प्लस ING। अब एक चीज और देखो, यहां पे लिखा है टुडे। कुछ टर्म्स भी होती हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो टुडे को भी हम चेंज करते हैं दैट डे में। तो ये देखो दैट डे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड ऑप्शन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया? इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं क्यों करवा रहा हूं? इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं क्यों करवा रहा हूं? इसलिए करवा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आज ही नरेशन आपसे पूछा गया है, कल भी पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? आ जाओ अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और 4 का भी डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा सा एक बार हमारा बोर्ड हमसे प्यार करने लगा, कह रहा है अगले क्वेश्चन में मत जाओ, इसी पर रहो तुम। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पढ़ने की और समझने की कोशिश करो। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर जूम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। क्वेश्चन नंबर 4, अरे दादा कोई नहीं, आ जाओ। थर्ड ये हो गया, 4th ओके। अब आ जाओ 4th पर, देखो ध्यान से। अरे हो जाओ, चलो कोई नहीं, आओ। अब देखो पैराजंबल से स्टूडेंट बहुत डरते हैं, इसको बोलते हैं पैराजंबल्स। तुम ड्रीम 11 की टीम बनाते समय नहीं डरते हो, मनमानी टिक करते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि विराट कोहली चल जाएगा, ड्रीम 11 का प्लेयर होगा। वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब पैराजंबल्स आए कि मैं हर्ष प्रताप सर का स्टूडेंट हूं, पैराजंबल्स को तो उड़ा ही दूंगा। इस बात को याद रखना। आओ, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर।
ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उसके पहले क्या लिखा है, द रिसर्चर्स। अब ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में यहां पर भी पी से शुरू है, यहां पर भी, यहां पर भी। अब एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है, एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, वो कह रहा है कि 3 ऑप्शन में मैं पी से शुरू कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी 99% की मेरे शेयर इन्हीं तीनों में होगी क्योंकि लेटर सेम है, तो आप पी से शुरू करो। कह रहा है द रिसर्चर्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप्ड अ मॉडल। रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज परफॉर्म करी थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, आपको पता ही होगा। एंड डेवलप्ड अ मॉडल, उन्होंने एक मॉडल को क्या किया, डेवलप किया था। एंड डेवलप्ड अ मॉडल, उसके बाद किस चीज के रिगार्डिंग, विच एक्सप्लेन्स। अब आप मुझे एक चीज बताओ मेरे शेर, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक मॉडल को तैयार किया। अब आप कोई मॉडल, कोई प्लान तैयार करते हो तो उसके बारे में लोगों को बताते हो ना, तो अगले स्टेप पर हम इसी पर आएंगे ना। विच एक्सप्लेन्स, जो कि एक्सप्लेन करता है, बताता है। हाउ द वॉर्म्स टेस्ट सेंसर्स, इसके बारे में। हाउ द वॉर्म्स, कीड़े, वॉर्म्स टेस्ट स्वाद को, सेंसर्स। उसके बाद पी के बाद क्यू तो कंफर्म है, ये देखो पी के बाद क्यू तो कंफर्म है ही, ठीक है। Worms taste sensors process information from the environment to direct its foraging behavior। अब एक वर्ड है यहां पर foraging। foraging का मतलब समझो क्या होता है, ये एनिमल्स के लिए सर्चिंग फॉर फूड के लिए यूज होता है, सर्चिंग फॉर फूड। तो एक चीज कंफर्म है कि पी के बाद क्यू ही होगा मेरे शेर, ठीक है, क्योंकि द रिसर्चर्स के बाद आप सीधे टू डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट करेगा ही करेगा, आर से शुरू होगा नहीं। अब द रिसर्चर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन, एस से तो सेंटेंस का ऑप्शन ही नहीं है, अगर होता तो हम चेक करते, ये प्लूरल फॉर्म में है, ये भी प्लूरल है, तो हम एक बार चेक करते, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसे शुरू ही नहीं है, तो मतलब ये कंफर्म है सेंटेंस पी से शुरू होगा और पी के बाद क्यू ही आना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऐसे हम करते हैं। यू शुड बी वेरी रेशनल, वेरी लॉजिकल बिहाइंड सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ईजी होता है यार। तो आप यहां पर लिख सकते हो, एक वर्ड लिखा था फोरेजिंग। फोरेज का मतलब आप लिख सकते हो सर्च फॉर फूड्स। फोरेज का मतलब आप लिख सकते हो डियर सर्च फॉर फूड्स, सर्च फॉर फूड्स। क्लियर हो गया मेरे शेर, हाँ या ना जल्दी से बताओ, डन, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। लिखते चलना एक एक चीज बेटा। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ। Parts of the following sentences are given as options. Select the part that contains a grammatical error. किस पार्ट में बेटा ग्रामेटिकल एरर है? This was no strange sight to the boy by that time, for he had neither gun or spear. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज बस होनी चाहिए, डरना नहीं होगा। जब भी कभी आप इंग्लिश के मॉक अटेम्प्ट करते हैं, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेयर बोले तो कभी भी डियर अगर आपने ये देखा आइदर, कभी भी आइदर का जो पेयर होता है वो क्या होता है, और होता है, क्या होता है, और होता है। नाइदर का जो पेयर होता है वो क्या होता है मेरे शेर, नॉर होता है। क्या होता है मेरे शेर, नॉर होता है, ठीक। अब इसके बीच में क्या क्या चीजें आती हैं, आइदर और के बीच में नाउन आ सकता है, और के बाद नाउन आ सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं आइदर विराट और रोहित इज गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, तो आइदर और के बीच में विराट नाउन हुआ, और के बाद रोहित भी नाउन हो गया। समझे बात को, अभी समझाता हूं आपको। और नाइदर का पेयर क्या होता है मेरे शेर, नॉर होता है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये क्या लिखा है, नाइदर। तो नाइदर का जो कंजंक्शन पेयर होगा बेटा वो और नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉर होता है। वो क्या होता है, नॉर होता है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन, यहां पर और नहीं, क्या करेंगे, नॉर करेंगे, राइट। बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। आओ देखो, अगर मैंने आपको दिया, जैसे मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि आइदर और नाइदर, ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अगर कभी भी डियर आप आइदर देखते हैं तो आइदर का पेयर तो मेरे शेर आपको देखना ही है, पेयर तो कंफर्म है, और आएगा, लेकिन उसके बाद की चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो आइदर और के बीच में एक तो नाउन भी एग्जिस्ट कर सकता है, राइट, और के बाद क्या आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे बोला आइदर, मैंने बोला आइदर विराट और रोहित इज गोइंग टू विन
दिस वर्ल्ड कप, टू विन दिस वर्ल्ड कप। ध्यान से सुनना। तो आप जरा ध्यान से देखो बेटा, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बस देख लो समझ में आ जाएगा तुम्हें हमेशा के लिए। आ जाओ देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये क्या लिखा है बेटा? आइदर विराट। देख गया, विराट को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ये क्या लिखा है? रोहित। अब एक चीज आप मुझे बताओ, विराट क्या हुआ यहां पर? नाउन, और उसके बाद पेयर क्या दिखा आपको? और के बाद क्या होना चाहिए? नाउन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, राइट। और आइदर के बाद बेटा वर्ब भी आ सकती है, वर्ब के बाद और के बाद भी वर्ब आ सकती है। सेम केस नाइदर में भी होता है, बस आपको पेयर पता होना चाहिए, बहुत आसान होता है। सिमिलरली नाइदर का पेयर क्या हो जाता है? नॉर हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, नाइदर ही नॉर रोहित इज गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। बट ऐसा ना हो, रोहित जी जरूर जीते इस बार वर्ल्ड कप T20। समझ आई बात? व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये मेरा आपको बताने का लॉजिक था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन पैराजंबल्स का है, आप जरा ध्यान से एक बार देखें। अरे जूम हो जा भाई, कोई बात नहीं, नाराज है आज। आओ देखो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा एक बार ध्यान से, डरना नहीं। कह रहा देयर वर 2 फाइनल, कह रहा वहां 2 फाइनल थे, और आपको 4 सेंटेंसेस दिया है, कह रहा है अरेंज कर दो। डरना नहीं, मैंने क्या बोला? ड्रीम 11 टीम बनाते समय तुम विराट कोहली, रोहित शर्मा को पिक करते हो क्योंकि तुम्हें पता है मैं इससे करोड़पति बन सकता हूं। लेकिन छोड़ दो ये सारी चीजें बहुत जल्दी, क्योंकि बनोगे नहीं तुम करोड़पति, याद रखना इस बात को। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि अगर तुम मेरे साथ पैराजंबल्स के सेशन देखते हो ना, तुम एसएससी की नौकरी तो जरूर पा जाओगे बेटा, कंफर्म है, याद रखना इस बात को। अब देखो इधर ध्यान से, कह रहा देयर वर 2 फाइनल, वहां पर 2 फाइनल थे। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने बोला देयर वर 2 फाइनल, क्या 2 फाइनल के बाद मदर आ सकती है? कॉमन सेंस, देयर वर 2 फाइनल मदर, क्या कभी मां 2 हो सकती है? कैसी बात कर रहे हो सर? तो सेंटेंस डी से शुरू नहीं हो सकता, कट। अब मैंने आपसे बोला देयर वर 2 फाइनल आई स्टोरी, क्या क्या सर क्या बोल रहे हो आप? देयर वर 2 फाइनल आई स्टोरी, 2 फाइनल की बात कर रहे हो, फिर आप एक स्टोरी पर आ गए। 2 बराबर 1 थोड़ी होता है, कट। यानी कि सेंटेंस बी से भी शुरू नहीं होगा। क्या कोई ऑप्शन है बी वाला? बी से शुरू हो ही नहीं रहा, खत्म। अब बचा आपके पास ए और सी। कह रहा देयर वर 2 फाइनल द स्टोरी, द तो डेफिनेट होता है ना, डेफिनेट मतलब, तो 2 स्टोरी कैसे हो गई भाई? तो ए से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, देयर वर 2 फाइनल गिफ्ट्स। इसीलिए मैं बोलता हूं पैराजंबल्स बहुत सिंपल होता है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम कैसे पिक करते हैं। आपने देखा क्या मैंने क्या पूरे पैराजंबल्स को पढ़ा? नहीं, मैंने पूरे पैराजंबल्स को पढ़ा ही नहीं, बट मैंने आंसर कर दिया, राइट। ऐसे आपको ही पेपर में करना है, कंप्लीट सेशन को देखना है और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताना है आपको कि वीडियो कैसी लगी है। आइए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज डैश 30s, ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज डैश 30s, और आपको ये डैश फिल करना है। ये आपको डैश क्या करना है बेटा? फिल करना है। ये डैश आपको फिल करना है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप बी ऑप्शन फिल कर सकते हो? लेस्ट। लेस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज। लेस्ट का मतलब क्या होता है? अदरवाइज। तो जब भी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जब भी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आता है मेरे शेर, उसमें आप मीनिंग रख करके चेक किया करो क्या सेंस दे रहा है कि नहीं। ही वॉज अ हैंडसम मैन, वो हैंडसम मैन था, अदरवाइज 30, अदरवाइज 30 क्या होता है? कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। अब यहां पर एक लिखा है लैटर, भाई लैटर तब हम यूज करते हैं जब किसी का कंपेयर हो रहा हो फॉर्मर से। लैटर वन इज बेटर देन द फॉर्मर वन, तो यहां पे कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है। एक हैंडसम मैन है बेचारा, उसके उम्र की बात हो रही है, भी नहीं होगा। लीस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब लोवेस्ट इन इंपॉर्टेंस, लोवेस्ट इन इंपॉर्टेंस, ठीक है। या इट्स लीस्ट इन द लिस्ट ऑफ हिज वरीज। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लोएस्ट इन इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, इट्स लीस्ट इन द लिस्ट ऑफ हिज वरीज, इन द लिस्ट ऑफ हिज वरीज। मतलब किसी भी चीज में बिल्कुल लीस्ट इन
इंपॉर्टेंस किसी भी चीज को आप दे रहे हो बिल्कुल कम दे रहे हो, ठीक है, लोवेस्ट इन ऑर्डर, लोवेस्ट इन इंपॉर्टेंस, ठीक। तो मैंने क्या बोला, इट्स लीस्ट, मतलब बिल्कुल नीचा है, इन द लिस्ट ऑफ हिज वरीज, मतलब चिंता तो बहुत ढेर सारी है उसकी, लेकिन इट्स लीस्ट, ये वाला जो चिंता का विषय है वो बिल्कुल निचले कदम पर है, लोवेस्ट इन ऑर्डर, लोवेस्ट इन इंपॉर्टेंस। तो यहां पर कोई ऐसी बात हो नहीं रही है। राइट आंसर, इन इज लेट 30s, मतलब जब आप 29 साल के रहे होंगे, 29.5 के रहे होंगे, तो आप बहुत हैंडसम रहे होंगे, कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, लेट 30s। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? क्लियर करते चलना, बहुत मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन पर, बिल्कुल ध्यान से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आ जाओ बेटा। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपसे एसएससी पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। देखो ध्यान से, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको पैसिव फॉर्म बताना है गिवन सेंटेंस का क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पहचानना होता है कि बेटा जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस किस टेंस में है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखा है, हैज, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड मेघना हैज टेकन व्हाट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑल द कैश, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये टेंस है बेटा एक्टिव वॉइस, सॉरी ये जो एक्टिव वॉइस है ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं, जब भी कभी बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या हो, हैज, हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, फिर क्या हो बेटा, ऑब्जेक्ट हो, फिर क्या हो बेटा आपका ऑब्जेक्ट हो, ये होता है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, और इसको परफेक्ट बोलते हैं। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं, तो किस तरीके से बनाते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज, हैव, बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाई लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बेटा, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। समझे बात को? आ जाओ मैच कराते हैं। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट पहला आएगा, यानी कि ऑल द कैश तो सभी में है। अब इसके बाद हैज और हैव होना चाहिए, क्या है कहीं पर, सिर्फ एक ऑप्शन में, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। कितना आसान, कितना तुच्छ सवाल, कितना प्यारा क्वेश्चन 2 नंबर में आपके पॉकेट में जा चुका है। बेसिक भी पता चला, कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया। क्या एक बच्चे को क्लियर है? कमेंट करते चलना मेरे शेर। वीडियो के बाद जब वीडियो स्टॉप होगी तो कमेंट जरूर करना, आपको मजा आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या। आ जाओ मेरे शेर। क्वेश्चन नंबर 9, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if this answer is grammatically correct। कह रहा है ये सेंटेंस है, बताओ इसमें कोई एरर तो नहीं है। This heap of rubbish has not been removed for 6 months। अभी अभी आप पढ़ करके आओ इसके पहले के क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अगले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप हिट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था आपको बेटा, अभी अभी हैज, हैव के बाद अगर बीन होता है मेरे शेर, तो बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कसम खाओ, बताया था कि नहीं, जल्दी से कसम खाओ। तो हैज, बीन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। रिमूव का V3 क्या होना चाहिए, रिमूव्ड, है कहीं ऑप्शन में? राइट आंसर, खत्म यार क्वेश्चन, इट्स प्रीटी इजी, बहुत आसान है। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10 उड़ाओ। अब देखो, सोचा था पूरे 25 करवाऊंगा, लेकिन 10, क्योंकि रीजन बताता हूं क्या है। 3 घंटे बैठ के पीपीटी बनाया हूं, क्योंकि मैं पीपीटी मेकर तो होने टाइम लगा। फिर जब बनाया तो जब बोर्ड पर पीपीटी लगाया तो करप्ट हो गई, तो मैंने अपने शिवम सर को भेजा था, उन्होंने पीपीटी को इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे भेजा। भूख लगी, पिछले 3 घंटे से कुछ भी नहीं खाया हूं, ठीक है। और देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। क्या कह रहा है, स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ की ईडियम क्या होगी, इसका मतलब पहले तो समझो क्या होता है। टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, मतलब किसी पर प्रेशर कम कर देना, मतलब उसको इनएक्टिव कर देना एक तरीके से। उसको क्या कर देना एक तरीके से बेटा, इनएक्टिव कर देना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर इस ईडियम का यूज करके दिखाओ मुझे सेंटेंस में। जैसे मैं अगर आपसे कुछ ही बोलूं, जैसे आई वॉज एक्सरसाइजिंग लास्ट समर फैंटास्टिकली, I was exercising last summer fantastically, but recently I have been slacking off। मतलब मैं एक तरीके से पिछले साल बहुत अच्छा मैं प्रैक्टिस कर रहा था,
एक्सरसाइज कर रहा था, बट अभी सडनली क्या हो गया, मैं इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप सो आपको ये जो 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं मेरे शेर, ये जो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन कराए हैं, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश करी है। इंडिया में इससे आसान तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, कोई नहीं दे सकता है, वादा है मेरा। तो इस वीडियो को जितने भी बच्चे देखें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना। आपका ही अपना चैनल है, बहुत ही छोटा सा घर है आपका। सेशन को लाइक करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड्स तक। 2 मिनट का टाइम निकाल करके अपने सोशल मीडियाज पर शेयर कर दिया करो, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर अभी हमसे 400 से 500 बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं जो मेरे इंग्लिश स्पेशल में पढ़ते हैं एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर। तो आई होप आप लोग को भी पता होगी वो सारी चीज़ें, ठीक है, आप सभी को भी वो सारी चीज़ें पता होंगी बहुत अच्छे से। अगर आप लोग हमसे क्या हैं, एसोसिएटेड हैं काफ़ी दिनों से, नहीं तो मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये बेटा मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा उड़ान सफलता की। आप इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर जाओगे आपको ये लोगो दिख जाएगा। वहाँ पर इंग्लिश स्पेशल 1 बैच, जो बच्चा 0 टू हीरो लेवल पढ़ना चाहता है, जो सुपर 100 की तैयारी करना चाहता है, मतलब सुपर 100 बैच की वो टारगेटेड बैच है, जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए है वो बैच। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, मेरे साथ सिलेक्शन लें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लेना और बैच में आप हमारे आ सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इंग्लिश स्पेशल 1 की 499 में, और सुपर 100 बैच की 1 ईयर वैलिडिटी है 999 में, वो टारगेटेड बैच है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी यार। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलेंगे एक अमेजिंग सेशन में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।